ये दिसंबर 2020 का पेपर है। हम्म। फिफ्थ में कुछ नहीं पूछा हुआ। कौन सा पेपर है ये? सेकंड मॉड्यूल का इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज। पहला क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से पूछा है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा बेदामी ट्रांजैक्शन हो गया। थर्ड हमारे पास लीगल मेट्रोलॉजी हो गया। हाँ जी। Amit's son absconded. He sent Suresh his servant in। अच्छा, ये तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया। ई वाला एसेंशियल कमोडिटी का हो गया। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हो गया। कैवेट टेम्पटर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का हो गया। रियल एस्टेट का हो गया। स्पेसिफिक रिलीफ का हो गया। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स? आई थिंक ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजीली लिखा जा सकता है। एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट एज इट इज जो नोट्स में दे रखे हैं वो आपको वहां पर कॉपी पेस्ट करना है। और 3 मार्क्स का है तो सिंपल से 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये है दिसंबर 2019 का। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। X draws a check in favor of Y, a minor. Y endorses the same in the favor of Z. Y माइनर है फिर भी उसने एंडोर्स कर दिया, जबकि Y के पास कॉन्ट्रैक्टिंग पावर नहीं है। जब Y के पास कॉन्ट्रैक्टिंग पावर नहीं है तो Y एंडोर्स भी नहीं कर सकता, राइट। द चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेट फंड्स। अच्छा, चेक किस ग्राउंड पर डिसऑनर किया गया है? इस ग्राउंड पर नहीं कि वाई माइनर है, बल्कि मतलब एंडोर्समेंट जो है वो गलत है, बल्कि इस ग्राउंड पर डिसऑनर किया गया है कि भाई फंड्स इनएडिक्वेट है। ठीक। What legal remedy is available to JED under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881? लेकिन एंडोर्समेंट जो थी जेड के नाम पर, वो एंडोर्समेंट एक माइनर ने की हुई थी, वाई ने की हुई थी। तो एंडोर्स अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि जब कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, इट मे बी ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और मे बी ड्यू टू नॉन पेमेंट, राइट। तो वी हैव टू रिकॉर्ड द रीजन, किस वजह से डिसऑनर हुआ है। अगर रीजन जेन्युइन है, अगर वहां पर बैंक इस वजह से डिसऑनर करता कि भाई जो हमारे पास एंडोर्सर है ही इज माइनर, तो बैंक इज नॉट लायबल। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि उसने डिसऑनर किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएडिक्वेट फंड, मतलब जो एक्चुअल रीजन था उसकी वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से
डिसऑनर किया है, राइट। अब यहाँ पर ये बताया नहीं हुआ कि एक्चुअल में एडिक्वेट फंड्स थे या नहीं थे, व्हाटएवर। तो जी कहता है व्हाट लीगल रेमेडीज इज अवेलेबल टू जेड। जेड के पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है? कुछ भी नहीं। हमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि बैंक सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए लायबल है। एक्स के पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, जेड के पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा देखो डिस्टिंग्विश पूछा हुआ है बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते हैं। स्पेसिफिकली जब हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा होता है ना तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आते हैं। अच्छा जी, फिर जून 2019 का पेपर, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। A draws and B accepts the bill payable to C or order। तो A क्या हो गया ड्रॉ और B क्या हो गया एक्सेप्टर, लेकिन बिल पेएबल टू C, ठीक है। C endorses the bill to D and D to E who is holder in due course। E जो है holder in due course है। Decide from whom E can recover the amount under Negotiable Instrument Act 1881। सबसे कर सकता है, बिकॉज होल्डर इन ड्यू कोर्स सबसे रिकवर कर सकता है। तो वहां पर आपको होल्डर इन, देखो एग्जैक्ट आंसर आपको नोट्स में पा जाएंगे, बस फर्क इतना है कि क्या आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। यहां पर सबसे पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्सप्लेन किया गया और यहां पर क्लियर कट कहा गया, देखो अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज इन ए प्रिविलेज्ड पोजीशन। He is not only himself protected against all the defects of the persons from whom he received the instrument, but also serve as a channel to protect all subsequent holders. A holder in due course can recover the amount of instrument from all the previous parties, although as a matter of fact no consideration was paid by some of the previous parties to the instrument। मतलब as it is 3 marks में आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है डिट्टो। और अगर इसके अंदर आप ये जोड़ दें कि एज पर सेक्शन 9, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। कमाल है, नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है आंसर। हाँ जी, हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने? ओके ये वाला, ठीक है। उसके अलावा फिर 6 में नहीं दे रखा कुछ भी, हाँ दे रखा है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एज इट इज देखो आंसर दे रखा है नोट्स के अंदर। जहां जिस चीज की जरूरत है सब पा जाएगा नोट्स में, क्लासेस में। बस वो वाली बात है कि अगर उसके बावजूद भी पेपर में जाकर आप ये कहेंगे कि समझ तो था कि क्या पूछ रखा है पर लिख नहीं पाए, उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, मग नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अपने आसपास ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक या तो आपकी मगिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, या फिर आप अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि हर चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। समझे? आपको हर चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना समझना पड़ेगा। ये दिसंबर 2018 का
सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिस तरह ये क्वेश्चन है डी है डी, बच्चे ना 90% टाइम तो ये नहीं पता लगा पाते कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा कौन से चैप्टर से गया है। ABZ Limited offered by an advertisement a reward of ₹1,000 to anyone who contracted influenza after using smoke balls in a specified manner. Amrita used the smoke balls in the specified manner but was attacked by the influenza. She filed the suit against ABC company and claimed the reward, whether the suit is maintainable or not. क्या कोई बताएगा कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है? यस, यही मैं सुनना चाह रहा था। 90% स्टूडेंट यही बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, जनरल ऑफर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है जनरल ऑफर से। हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा गया है, देखो एज इट इज, राइट। उसके अलावा आपका और कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कौन से एक्ट से पूछा गया है? सी क्वेश्चन, चलो सी छोड़ो, ई बता दो कौन से एक्ट से पूछा गया है। ई क्वेश्चन कौन से एक्ट से पूछा गया, बस इतना बता दो। Mohit finds a ring of Sudha and sells it to a third person, Prachi, who purchases it for value and in good faith. Whether Sudha can file a suit to recover the ring? क्या आपके इस सिलेबस के अंदर ट्रस्ट एक्ट है इस पेपर में? सेल तो हुई नहीं यहाँ पर, मतलब एज सच ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेल इट टू थर्ड पर्सन, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शंस. In case of a genuine sale transaction, what will be the provisions applicable on the seller or on the buyer? जब कोई भी केस लो बहुत बेसिक हो, जैसे ये बहुत बेसिक है और क्लियरली मेंशन नहीं है कहां से पूछा गया है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पाएगा या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पाएगा या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पाएगा, टोपा। अगर हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जनरली केस लो को आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं इमोरल प्रॉपर्टी की, तो उस केस को स्पेसिफिकली टोपा या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस पार्ट से है? बेलर बेली। दिक्कत पता क्या है, सब कुछ पता होगा, सब कुछ आता होगा, वहां जाके बस माइंड ब्लैंक हो जाता है यार, समझ नहीं आ रहा लिखना क्या है, कहां से पूछा गया है। अच्छा ये तो बता दो कम से कम सी वाला, ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो सुनिएगा एज इट इज, डिटो एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो सुनिएगा एज इट इज, डिटो एग्जांपल दे रखा है।
अच्छा, ये 5A कौन से पार्ट से पूछा गया है? फाइव ए कौन से पार्ट से पूछा गया है? कितने लोगों के हिसाब से टोपस से पूछा गया है? आपको भी टोपस ही लग रहा है? कौन सा सेक्शन है टोपा का? मैंने पढ़ाते हुए स्पेसिफिकली कहा था कि ये प्रोविजन आप बाय सेक्शन याद रखेंगे। कौन सा टॉपिक है टोपा का? सेक्शन 53 है, याद है किसी को? पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ सुन के आप क्लियर कर जाएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर 2 साल भी सिर्फ वीडियो सुनते रहेंगे तो क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप उसे अच्छे से याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। याद करने का मतलब रटना नहीं है, याद करने का मतलब है उस पर्टिकुलर चैप्टर में खोना, उस एनवायरनमेंट में खोना। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे याद करते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं पढ़ता था और मेरे टीचर ने अगर कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था उस वक्त, आज से लगभग 12-13 साल पुरानी बात हो गई, 14 साल इनफैक्ट, अगर उस वक्त कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था तो मुझे आज भी वो पर्टिकुलर मोमेंट याद है। उनका चेहरा कैसा बना हुआ था, वो कहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने किस गेस्चर से हाईलाइट किया था उस पर्टिकुलर चीज को। तो ये आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लो जी, पता चल गया कैसे क्वेश्चंस आए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से अभी तक। सिंपल क्वेश्चंस, 2 बार तो डिस्टिंग्विश पूछा गया। दोबारा कह रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्टिंग्विश तभी लिख पाएंगे या तो आप एज इट इज जो नोट्स में दे रखा है उसे रट्टा मार के जाइए, या फिर एक एक वर्ड का मतलब समझ के जाइए। देखो, अगर एक स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक टीचर बनने के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि आगे जाके मुझे टीच करना है, किसी को ये चीज समझानी है, तो फिर आप खुद के तरीके फाइंड आउट कर लोगे कि मुझे कैसे समझना है ताकि मैं आगे वाले को समझा सकूं। ठीक है जी, जी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था ना बेसिकली।